स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। तो जैसा कि हम पिछले पार्ट में सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की थ्योरी स्टडी कर लिए थे, ठीक है। तो अब हमें स्टडी करना है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। और हाँ, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और शेयर करिए, ठीक है। कोई भी डाउट रहे आप लोग कमेंट करिए, आप लोगों का डाउट क्लियर किया जाएगा। शेयर करिए क्लास 9 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है, जिससे कि वो भी अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर पाए और इजी वे में बायोलॉजी को स्टडी कर सके, ओके। So let's start with our topic, that is reverse transcription. Reverse transcription की प्रोसेस क्या होती है? देखिए, ट्रांसक्रिप्शन क्या था? तो नॉर्मल अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, देखिए ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करें, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन इन द सेंस डीएनए था, ठीक है, डीएनए से क्या बन गया? एमआरएनए। डीएनए से एमआरएनए बना, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए, हमें समझना ये है कि आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा? एमआरएनए से डीएनए बनेगा, इसका मतलब सिंपल सा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का क्या होगा? एमआरएनए से डीएनए बनेगा। चलिए समझते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है क्या। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, इसे डिस्कवर किया था टैंगिन एंड बाल्टीमोर साइंटिस्ट ने, ठीक है। इसे डिस्कवर किया था टैंगिन एंड बाल्टीमोर साइंटिस्ट ने, ठीक है। इसे डिस्कवर टैंगिन और बाल्टीमोर साइंटिस्ट ने किया था। कहां पे किया था? इन ट्यूमर वायरस। ट्यूमर वायरस में इसे सबसे पहले क्या किया गया था? खोला गया था किसके द्वारा? तो टैंगिन एंड बाल्टीमोर साइंटिस्ट के द्वारा। इस प्रोसेस में क्या होता है कि आरएनए फॉर्म करता है, आरएनए फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है। आरएनए क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन करता है। और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ये क्या करता है? ये फॉर्म करता है फॉर्मिंग आरएनए, ठीक है। ये क्या करता है? आरएनए का फॉर्मेशन करता है कौन? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है। और आरएनए जो है वो फॉर्म करता है प्रोटीन को, ठीक है। और आरएनए बना, ठीक है, ये आरएनए जो बना, ये आरएनए क्या करेगा? फॉर्म करेगा किसको? प्रोटीन को। और ये प्रोटीन जो होता है ये क्या कर देता है? कॉज करता है कौन सी बीमारी? ये कॉज करता है कैंसर, ठीक है। होता क्या है कि ऐसे नॉर्मल डीएनए से एमआरएनए बना और एमआरएनए से प्रोटीन बना, ये प्रोटीन हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है। लेकिन जब आरएनए से क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन जाता है, ठीक है। आरएनए फॉर्म करता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर्म करता है फिर से आरएनए को, और वो आरएनए जब प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है तब वो प्रोटीन जो होता है जब यूज में आता है तो प्रोटीन क्या करता है? कॉज करता है कैंसर डिजीज, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया? यानी कि ट्यूमर वायरस को प्रोटीन कॉज कर देता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ? आरएनए बनाया, डीएनए बनाया, आरएनए बनाया, प्रोटीन, और ये प्रोटीन क्या कॉज करेगा? ट्यूमर, कैंसर, वायरस, ठीक है। क्लियर हुआ? ये देखिए, यहाँ मैंने शॉर्ट चेन में यहाँ डिस्क्राइब कर दिया कि डीएनए कैसा था, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री था, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री था, ओके। इतना क्लियर हो गया? तो देखिए, ये थी आपकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। आई होप आप लोगों को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में तो आप कमेंट कर दियो, ठीक है। और वन मोर टाइम आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओके। चलिए हम पढ़ते हैं ऑक्टामर क्या होता है, ऑक्टामर की प्रोसेस क्या आती है, चलिए हम इसको समझ लेते हैं। ऑक्टामर की प्रोसेस क्या होती है इसे हम समझते हैं। देखिए, ऑक्टामर क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स में जो कंसिस्ट होता है इससे 90% हिस्टोन प्रोटीन से, एंड देखिए हिस्टोन प्रोटीन से जो कि कैसा रहता है? बेसिक इन नेचर, ठीक है। ऐसे हिस्टोन प्रोटीन से 90% कंसिस्ट होता है और 10% कंसिस्ट होता है ऐसे हिस्टोन प्रोटीन से, ठीक है। 10% भी हिस्टोन प्रोटीन होता है, लेकिन वो कैसा होता है? जिसमें आर्जिनिन प्लस लाइसिन का मिक्सचर होता है, ठीक है। इतना लिया हुआ। और देखिए, हिस्टोन प्रोटीन भी 5 टाइप का होता है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन की अगर हम बात करें, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, ये कितने टाइप का होता है? इज ऑफ 5 टाइप्स। ये कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का होता है। कौन कौन से होते हैं ये 5 टाइप? मुझे देखिए, 1 2 3 4 एंड 5। H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये है 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। कौन कौन से? H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। जब हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल H2A, H2B, H3 और H4 जो है ये क्या करता है? पैकेजिंग करता है, ठीक है। इसे कहते हैं ऑक्टामर स्ट्रक्चर, ठीक है।
जब स्टोन प्रोटीन कौन से H2A, H2B, H3 एंड H4 जो है जब क्या करता है पैकेजिंग, जब पैकेजिंग करता है तो ये बनाता है ऑक्टेम्बर स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑक्टेम्बर स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस ऑक्टेम्बर स्ट्रक्चर के अगर हम डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर होता है 10 nm, ठीक है, 10 नैनोमीटर। ओके, ऑक्टेम्बर क्या आपको क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है ऑक्टेम्बर में। तो अब हमें स्टडी करना है डीएनए पैकिंग वर्सेस क्रोमोसोम्स, ठीक है। डीएनए पैकिंग क्या है, क्रोमोसोम क्या है, ये चीज समझनी है, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे डीएनए की पैकिंग और उसके बाद क्रोमोसोम, ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। देखिए जो इसका टॉपिक है ना, टॉपिक क्या है, डीएनए पैकिंग वर्सेस क्रोमोसोम, ठीक है। तो चलिए समझते हैं डीएनए पैकिंग क्या है और क्रोमोसोम क्या है। तो चलिए समझते हैं डीएनए पैकिंग क्या है, क्रोमोसोम क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना डीएनए पैकिंग, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं डीएनए पैकिंग क्या है। देखिए जब एक ऑक्टेम्बर जो है वो दूसरे ऑक्टेम्बर से लिंक करेगा विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वन ऑक्टेम्बर लिंक विद अनदर ऑक्टेम्बर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ H1 हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। जब एक ऑक्टेम्बर दूसरे ऑक्टेम्बर से लिंक करेगा किसकी हेल्प से, H1 हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से, तो ये जो है बिकम हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कॉइल टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा, तो देन बिकम कॉइल called as solenoid सुपर कॉइलिंग, ठीक है, solenoid सुपर कॉइलिंग, ओके। और वही जिसका डायमीटर 10 mm था, सिर्फ जिस एक ऑक्टेम्बर का कितना था डायमीटर 10 mm, जैसे मैंने पिछले ऑक्टेम्बर टॉपिक बताया, तो यही इसका डायमीटर कितना हो जाता है, डायमीटर बिकम 30 mm, ओके। इसके बाद ये अगेन कॉइलिंग करता है, ठीक है, ठीक है। और क्या बनाता है, एक स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। और इसका डायमीटर की अगर बात करें, इसको स्कैफोल्ड टाइप स्ट्रक्चर के अगर डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर कितना हो जाता है, 300 नैनोमीटर का हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ, देखिए इतना क्लियर हुआ कि देखिए सबसे पहले वन ऑक्टेम्बर लिंक कर देता है अलग ऑक्टेम्बर से, ठीक है। और देखिए सिंपल सी बात है कि एक ऑक्टेम्बर की अगर हम बात करें कि कितनी डायमीटर होती है, तो डायमीटर कितनी होती है, इसकी डायमीटर होती है 10 mm की, ठीक है। तो एक ऑक्टेम्बर जो है 10 mm का वो लिंक कर जाता है दूसरे ऑक्टेम्बर से 10 mm वाले की, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ H1 हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। ऑक्टेम्बर किसकी हेल्प से बनता है, जब H2A, H2B, H3 और H4 ये चारों आपस में जब लिंक करते हैं तो क्या बनता है, ऑक्टेम्बर बनता है। तो H1 हिस्टोन प्रोटीन है क्या, H1 हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से जब ऑक्टेम्बर और अदर ऑक्टेम्बर रिएक्ट कर जाते हैं, लिंक कर जाते हैं, तो वो बनता है कॉइल टाइप का स्ट्रक्चर जिसे सोलेनॉइड सुपर कॉइल भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसका डायमीटर 30 mm रहता है। और जब ये सुपर सोलेनॉइड कॉइलिंग टाइप स्ट्रक्चर जो है जब ये क्या करता है, अगेन कॉइलिंग करता रहता है, ठीक है, तो क्या बनता है, स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर बनता है, इसका डायमीटर 300 नैनोमीटर रहता है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अगेन कॉइलिंग में इतना कॉइलिंग करेगा तो क्या हो जाएगा, 300 नैनोमीटर का डायमीटर का स्ट्रक्चर बनता है, इसका पहले स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे हम प्रोसेस समझ लेते हैं, क्या डीएनए पैकेजिंग क्या है प्रोसेस। और जो स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो 300 नैनोमीटर का बना वो स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर जो है ये क्या कर जाता है, ये कर देता है कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन करता है और फॉर्म कर देता है किसको, फॉर्म क्रोमेटिड, ठीक है। इसको स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर जो है वो कंडेंसेशन करता है और कंडेंसेशन करके क्रोमेटिड को बना देता है। और क्रोमेटिड का डायमीटर की अगर हम बात करें तो इसका डायमीटर कितना रहेगा, इसका डायमीटर होता है 700 नैनोमीटर। और क्रोमेटिड फिर से क्या कर जाता है, जो क्रोमेटिड था ये क्या कर जाता है, कंडेंसेशन फिर से कर जाता है और कंडेंसेशन करके बना देता है एक थिक क्रोमोसोम को, ठीक है, थिक क्रोमोसोम को बना देता है जो कितने नैनोमीटर का होता है, 1400 नैनोमीटर का, ठीक है। क्लियर है इतना। अब देखिए व्हेन वन ऑक्टेम्बर लिंक टू अनदर ऑक्टेम्बर दैट इज स्ट्रक्चर अपीयर एज दिस शेप नोन एज बिट्स और स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बात कोई खास नहीं थी, इतना आपको समझ में आया, जो मेन पॉइंट था कि स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर जो है, स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर नैनोमीटर कितना रहता है, डायमीटर कितना होता है, इसका डायमीटर रहता है, इसका डायमीटर रहता है 300 नैनोमीटर का, ठीक है। ये कंडेंसेशन करता है और कंडेंसेशन करके बनाता है क्रोमेटिड को, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना होता है 700 नैनोमीटर। और क्रोमेटिड जब कंडेंसेशन करता है तो कंडेंसेशन करके इसकी क्रोमोसोम बनाता है और इसकी क्रोमोसोम का कितना होता है डायमीटर, तो
1400 नैनोमीटर, ठीक है, इसका डायमीटर 1400 नैनोमीटर रहता है, ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए अब टर्म यूज होता है म्यू, जिसे हम V8 बॉडी भी कहते हैं। चलिए हम समझ लेते हैं म्यू या फिर V8 बॉडी क्या है। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है, वैसे कोई उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो हम समझ लेते हैं म्यू या फिर V8 बॉडी क्या है। तो हमारा टॉपिक है म्यू, जिसे हम V8 के नाम से भी जानते हैं। तो ये कैसी बॉडी है, ठीक है, इसे समझ लेते हैं ना। देखिए इसमें क्या होता है, इन न्यूक्लियोसोम में जो 8 मॉलिक्यूल वाला जो हिस्टोन प्रोटीन रहता है, यानी कि ऑक्टेमर जो रहता है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन, हम ब्रैकेट में इसे ऑक्टेमर भी लिख सकते हैं। ऑक्टेमर जो रहता है ये कवर रहता है, कवर्ड बाय 4 पार्टिकल्स, ठीक है, ये 4 पार्टिकल्स से कवर रहता है, ठीक है, कौन, जो 8 मॉलिक्यूल वाला हिस्टोन प्रोटीन जिसे ऑक्टेमर रहता है वो, ठीक है। देखिए H1 जो, देखिए जो डबल स्टैंडर्ड है, देखिए हम बात करें, ठीक है, H1, और जो हम बात करें डबल स्टैंडर्ड डीएनए की, डबल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रेगमेंट की अगर हम बात करें तो इसको जैसे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं 146 लूज लॉन्ग पेयर is bindedly stored octamer is also called म्यू या फिर V8 बॉडी। ओके, देखिए म्यू और V8 बॉडी क्या है, तो इन न्यूक्लियोसोम by हिस्टोन प्रोटीन of 8 molecule covered by 4 particle H1, the double stranded DNA fragment 126 loose long pair is binded. The stored octamer is also called म्यू और V8 body. Okay, so now we have to study about chromosomes. देखिए जो हमारा टॉपिक था वो था डीएनए पैकिंग वर्सेस क्रोमोसोम्स। तो डीएनए पैकिंग टॉपिक क्लियर हो गया, अब हमें समझना है क्रोमोसोम के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट क्रोमोसोम। ओके, सो आवर टॉपिक इज क्रोमोसोम, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था वाल्टर फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने, ठीक है, डिस्कवर बाय वाल्टर फ्लेमिंग साइंटिस्ट। देखिए ये 2 वर्ड से कंसिस्ट होता है, 2 वर्ड से, ठीक है, और ये 2 वर्ड कौन कौन से है, एक है क्रोमा और एक है सोम। क्रोमा मीन्स होता है कलर और सोम मतलब होता है बॉडी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सच कलरफुल बॉडी प्रेजेंट in nucleus in a rod shaped structure is called what, क्रोमोसोम, ठीक है। ऐसी कलरफुल बॉडी जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, रॉड शेप की बॉडी है, ठीक है, वैसी बॉडी को हम कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। अब हमें पढ़ना है क्रोमोसोम के बारे में, एक तो पॉइंट और है, उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन हम पढ़ेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन क्या होते हैं, ओके। फिर आता है डीएनए डुप्लीकेशन की प्रोसेस। तो चलिए हम समझ लेते हैं और भी कुछ पॉइंट है क्रोमोसोम के, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट पॉइंट्स, सम पॉइंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। देखिए अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं ना, क्रोमोसोम ये बाउंडेड होते हैं, बाउंडेड बाय थिन मेम्ब्रेनस शीथ, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पेरिकल। अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी की, क्रोमोसोम किससे कंसिस्ट होते हैं, तो क्रोमोसोम consist of carbohydrates और 90% histone protein and 10% non-histone प्रोटीन।
अगर हम बात करें नॉन स्मॉल प्रोटीन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और बताइए और किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एंड ट्रांसक्रिप्शन मेथड में भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसक्रिप्शन मेथड, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन मेथड में रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, नॉन स्मॉल प्रोटीन होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन कितने टाइप से होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन। सो आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कितने टाइप के होते हैं, चलिए हमसे समझ लेते हैं। देखिए क्रोमेटिन कितने टाइप का होता है, तो क्रोमेटिन भी 2 टाइप का होता है। एक होता है यू क्रोमेटिन और एक होता है हेटेरो क्रोमेटिन, ठीक है। हेटेरो क्रोमेटिन की बात करें तो ये भी कितने टाइप का होता है, ये भी 2 टाइप का होता है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव और एक होता है सीडिएटिव, ओके। तो ये है सभी टाइप के क्रोमेटिन, ठीक है। तो हम सबको इन सबको स्टडी करना है। सबसे पहले यू क्रोमेटिन एंड देन हेटेरो क्रोमेटिन, उसके बाद यू क्रोमेटिन के टाइप्स जो कॉन्स्टिट्यूटिव और सीडिएटिव है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यू क्रोमेटिन के बारे में स्टडी करना। फर्स्ट है यू क्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन क्या है, देखिए क्रोमोसोम का वो पार्ट, क्रोमोसोमल पार्ट जो कि क्या रहता है, लेस कंडेंस रहता है, लेस कंडेंस रहता है, उसे हम क्या कहते हैं ना, उसे हम यू क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम का वो पार्ट जो लेस कंडेंस रहता है उसे हम कहते हैं यू क्रोमेटिन, ठीक है। ये जनरली एक्टिव रहता है, ठीक है। खास तौर पे क्या रहता है, एक्टिव रहता है। और ये हेल्प किसमें करता है, तो ये हेल्प करता है, या फिर इसके इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो इन्वॉल्व रहता है किस चीज में, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व रहता है या फिर हेल्प करने का काम करता है, जो भी आप कह लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्लियर हुआ यू क्रोमेटिन के बारे में। तो अब हमें स्टडी करना है हेटेरो क्रोमेटिन क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट हेटेरो क्रोमेटिन। सेकंड है हेटेरो क्रोमेटिन। ये क्या है, देखिए क्रोमोसोमल पार्ट, क्रोमोसोमल पार्ट जो कि मोर कंडेंस रहता है, उसे हम क्या कहते हैं ना, हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है। ये खास तौर पे क्या होता है, जनरली ये जनरली क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है, ठीक है। ये भी 2 टाइप का होता है, ठीक है। 2 टाइप होते हैं, ठीक है। 2 टाइप कौन कौन से थे, फर्स्ट था कॉन्स्टिट्यूटिव और सेकंड था सीडिएटिव, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को भी हम एक करके समझ लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव क्या है, सीडिएटिव क्या है, ओके। तो इसमें भी 2 टाइप के हेटेरोक्रोमेटिन की। सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूटिव, सबसे पहले है, ठीक है। इसे हम समझ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव क्या है। ये एग्जिस्ट करता है इन इनएक्टिव फॉर्म, ये इनएक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसके बारे में आपको सब हमें नहीं जानना है, इसी नहीं जानना है। कॉन्स्टिट्यूटिव जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और सेकंड था व्हाट, सेकंड था फिडेटिव। ये जो है ये इनएक्टिव ना, इनएक्टिव इन इट्स ओन सेल, ये अपने सेल में कैसा रहता है, इनएक्टिव रहता है, बट एक्टिव इन अनदर सेल्स में क्या रहता है, एक्टिव रहता है, कौन, सीडिएटिव, ठीक है। अब देखिए अब हमें समझना है डीएनए डुप्लीकेशन। क्रोमोसोम क्लियर हो गया, तो चलिए हम समझ लेते हैं डीएनए डुप्लीकेशन के टॉपिक को, ठीक है। कि डीएनए डुप्लीकेशन की प्रोसेस क्या है, थोड़ी सी बड़ी डीएनए डुप्लीकेशन की प्रोसेस, लेकिन काफी इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। मोस्टली क्या होता है बच्चों को डीएनए डुप्लीकेशन की प्रोसेस में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको काफी इजी वे में यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और पहले आपको कंफ्यूजन नहीं होगी तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम समझ लेते हैं ये क्या है डीएनए डुप्लीकेशन की प्रोसेस, ओके। सो आवर टॉपिक इज डीएनए डुप्लीकेशन। इसे हम और भी बहुत सारे नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन की हम से कहते हैं, ठीक है। और इस नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज मल्टीप्लिकेशन और डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये 2 नाम से भी हम डीएनए डुप्लीकेशन की प्रोसेस को जानते हैं, ठीक है।
तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं समझना क्या डीएनए डुप्लीकेशन, रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑन डीएनए मॉलिक्यूल की प्रोसेस क्या है, इसमें क्या बताया गया है, ठीक है। और इसे कौन से साइंटिस्ट आए और इसके बारे में डिस्कवरी किए, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें साइंटिस्ट की, ठीक है, जिन्होंने इसके बारे में डीएनए डुप्लीकेशन की प्रोसेस के बारे में डिस्कवर किया, उसके बारे में डिटेल बताया, तो ये साइंटिस्ट है मैथ्यू मैथ्यू साइंटिस्ट आए और डीएनए डुप्लीकेशन के बारे में बताया, ठीक है। और साथ में रहे स्टेनर साइंटिस्ट भी इस चीज में इनकी हेल्प की, मैथ्यू साइंटिस्ट की, ठीक है। इन लोगों ने ई कोलाई बैक्टीरिया में डीएनए डुप्लीकेशन देखा। कौन सी बैक्टीरिया में? तो ई कोलाई बैक्टीरिया में इन्होंने क्या देखा? डीएनए डुप्लीकेशन। और इसके बाद ये रिसर्च की और रिसर्च करके पता करिए कि डीएनए डुप्लीकेशन की प्रोसेस क्या है, इसे उसके बाद डिटेल में क्या किया, क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं कि मैथ्यू और स्टेनर साइंटिस्ट ने अपनी डिस्कवरी के बारे में क्या बताया, ठीक है, कैसे इन लोगों ने डीएनए डुप्लीकेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन किया। सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस कांसेप्ट। अगर हम बात करें डीएनए डुप्लीकेशन है क्या, तो वन डीएनए फॉर्मिंग न्यू डीएनए, ठीक है। जब एक डीएनए अगले डीएनए को बना देता है, जब एक ही डीएनए क्या करता है, अलग नए डीएनए को बना देता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए डुप्लीकेशन, ठीक है। और ये कौन से सेल साइकिल फेज में होता है? तो ये सेल साइकिल के एस फेज में ये प्रोसेस होती है, ठीक है, कौन सी? डीएनए डुप्लीकेशन की। ये कैसा मेथड है? तो ये है सेमी कंजर्वेटिव मेथड, है डीएनए डुप्लीकेशन। और इसी मेथड को प्रूव किया था मैथ्यू और स्टेनर साइंटिस्ट ने, ठीक है, कहां पे? ई कोलाई बैक्टीरिया में, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस में कितने एंजाइम इन्वॉल्व करते हैं? तो 7 एंजाइम्स आर इन्वॉल्व। अब देखिए, अब मैकेनिज्म ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन की प्रोसेस क्या है, ठीक है। डीएनए डुप्लीकेशन समझ में आया, इसलिए यही सब बातें, ये तो ओवरव्यू हो गया। अब चलिए हम समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन क्या है। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है मैकेनिज्म। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। ये 3 स्टेप कौन सा है, चलिए हम इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है? डीकॉइलिंग होता है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होगा? रिकॉइलिंग होता है ऑफ व्हाट? सुपर कॉइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल। जो डीएनए मॉलिक्यूल सुपर कॉइल्ड है उसका सबसे पहले रिकॉइलिंग होगा, उसके बाद सबसे पहले डीकॉइलिंग होगा, उसके बाद तुरंत क्या हो जाएगा? रिकॉइलिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है? अनवाइंडिंग एंड बाइंडिंग ऑफ मेल्टिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या होगा? अनवाइंडिंग एंड बाइंडिंग ऑफ मेल्टिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। अनवाइंडिंग एंड बाइंडिंग ऑफ मेल्टिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। और थर्ड प्रोसेस में हो जाएगा सिंथेसाइज ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है इसमें? अब देखिए इन तीनों स्टेप्स को, ठीक है, इन तीनों स्टेप को हमें एक-एक करके स्टडी करना है, ठीक है। कि इन सभी स्टेप्स में साइंटिस्ट ने क्या-क्या बताया है, डीकॉइलिंग ऑफ सुपर कॉइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल, अनवाइंडिंग एंड बाइंडिंग ऑफ मेल्टिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल और सिंथेसिस ऑफ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स को हमें एक-एक करके डिटेल स्टडी करना है। ये सभी मैकेनिज्म में साइंटिस्ट ने क्या-क्या बताया है, ठीक है। तो पहली स्टेप है डीकॉइलिंग एंड recoiling of supercoiled डीएनए मॉलिक्यूल। रिकॉइल करना किसको? सुपरकॉइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल को, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या है? सबसे पहले ट्रोपोइसोमरेज एंजाइम जो होता है, ट्रोपोइसोमरेज फर्स्ट एंजाइम इन्वॉल्व रहता है इस प्रोसेस में, ठीक है। इस प्रोसेस में तो डीकॉइलिंग एंड रिकॉइलिंग ऑफ सुपरकॉइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल में, ठीक है। आफ्टर दैट न्यूक्लियोसोम मॉडल कन्वर्ट इनटू अ रिलैक्स फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। न्यूक्लियोसोम मॉडल जो होता है, न्यूक्लियोसोम मॉडल कन्वर्ट इनटू
a relaxed फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए फर्स्ट स्टेप था डीकॉलिंग एंड रिकॉलिंग, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप है अनवाइंडिंग एंड बाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट आवर सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप इज unwinding and winding of melting of डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमारी सेकंड स्टेप मैकेनिज्म है। सेकंड मैकेनिज्म है किसकी? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, तो चलिए इस मैकेनिज्म को हम समझेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यू हैव टू मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एज मोर एज यू कैन। ओके, विद स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12। ओके, स्टे कंटिन्यू विद माय चैनल biology classes। ओके, and if you have any doubt regarding to practical exam or any examinations, okay, or creating your project work for practical examination or any of that, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।